नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गो जीके स्टूडियो में। प्यारे दोस्तों, आज हम एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। टॉपिक का नाम है संविधान के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट आर्टिकल, यानी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद बोलो या आर्टिकल बोलो, एक ही बात है। तो प्यारे दोस्तों, ये इससे डरना नहीं है इस चैप्टर से, क्योंकि ये बहुत ही आसान चैप्टर है। वैसे ही हम इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मान लेते हैं, लेकिन अगर आप पूरा कॉन्शियस होकर पूरे माइंड से अगर इसको पढ़ेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये डिफ़िकल्ट चैप्टर है और आपको आसानी से समझ में आने वाला है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आप एक ही वीडियो में अच्छे से समझ जाएं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसको 2 या 3 वीडियो में इस चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे। तो जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं हमारे संविधान के अंदर, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को जो बन के तैयार हुआ था, जिसमें 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। ये बातें हम कर चुके हैं। फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। जब हमारा संविधान लागू हुआ, यानी कि संविधान बन के तैयार हुआ या लागू हुआ, तो उस समय हमारे संविधान में जो भाग थे, वो भाग की संख्या अगर मैं करूँ तो भाग कितने थे? 22 भाग थे। आज भी 22 ही भाग हैं। कुछ भाग जुड़ गए हैं, जैसे भाग यहाँ पर देखोगे आप, भाग 4 है, फिर भाग 4A है। माना तो ये चौथा ही जाएगा ना। तो क्या है कि भाग तो पहले ही 22 थे, आज भी 22 है। कुछ पार्ट जुड़ गए हैं, ऐसे ऐसे करके 25 हो गए हैं, 25 या 26। लेकिन अब हमने मानना है कि जो टोटल भाग माने जाते हैं वो 22 ही हैं। अगर मैं बात करूँगा दोस्तों आर्टिकल की, यानी कि अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद जो टोटल है ना, यानी कि आर्टिकल, वो पहले 395 थे, आज भी 395 ही हैं। वैसे अगर इनको संख्या में देखें, नंबर में देखें, तो ये 470-75 के आसपास है। लेकिन दोस्तों वो क्या है, जैसे यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ 51 है, यहाँ 51A और है। तो मेरा कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, कि कुछ पार्ट बन गए हैं। जैसे आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल नंबर 4A, आर्टिकल नंबर 4B, तो इस तरह से ना टोटल करके 470 के आसपास चले गए। लेकिन आपको याद रखना है, वैसे जो होते हैं ओरिजिनल, वो 395 ही, ठीक है। तो भाग 22 हैं, यानी कि पार्ट संविधान के अंदर कितने हैं? 22। और वो सारे के सारे आर्टिकल 395 जो आर्टिकल, वो भाग इन भागों के अंदर आ जाते हैं। अनुसूचियाँ मैंने बताई थी कि शुरुआत में जब संविधान बना उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ती गई, ठीक है। फिर 1951 में एक जुड़ी। इस प्रकार से आप देखोगे तो टोटल आज के समय में 12 अनुसूचियाँ। कितनी अनुसूचियाँ? टोटल 12 अनुसूचियाँ। तो अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। तो ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। प्यारे दोस्तों, अब हम देखेंगे कि कौन से भाग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे तो भाग संख्या, यानी कि भाग कौन सा भाग है, पहला भाग है, दूसरा भाग है, तीसरा भाग है। यहाँ पर अनुच्छेद, अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं। मैं आर्टिकल बोलूँ या अनुच्छेद बोलूँ, एक ही बात है दोस्तों। सब्जेक्ट, कौन सा आर्टिकल किस चीज़ से रिलेटेड है, वो हमने पढ़ना। अब देखो दोस्तों, हमने देखा भाग 1। भाग 1 के अंदर आते हैं 4 आर्टिकल, 1 से लेकर 4 तक। ध्यान से सुनो, भाग 1 में कितने आर्टिकल आते हैं? 1 से लेकर 4 तक। इसका मतलब पहला आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल, तीसरा आर्टिकल और चौथा आर्टिकल, वो भाग 1 के अंदर आता है। तो आपको याद रखना, भाग 1 में कितने आर्टिकल आते हैं? 4 आर्टिकल आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। अब ये भाग जो 1 है वो किसके बारे में बताता है? देखो भाई, हम भारत के निवासी हैं, तो सबसे पहले हम भारत की बात करेंगे। तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ का मतलब है, यहाँ पर मान सकते हो आप, भारत की बात हो रही है। तो भारत और उसके जितने भी राज्य हैं उसके बारे में इस भाग में जिक्र किया गया है। समझ रहे हो ना? भारत और भारत के जितने भी राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है, उनके बारे में इस भाग के अंदर, पहले भाग के अंदर जिक्र किया गया। अगर आपको याद ना रहे तो ऐसे याद करना, भाग 1 नंबर 1 पे तो हम अपने किसको रखेंगे? भारत को ही रखेंगे, भारत और उसके राज्य। अब ये है टोटल 1 से 4 भाग आर्टिकल में बटे हुए हैं। अब जैसे अब ये देखेंगे, इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट, हमने केवल वही आर्टिकल पढ़ने। ऐसा नहीं कि सारे 395 तो 395 के 395 पढ़ लेंगे, याद भी नहीं होंगे दोस्तों, और हमें इतनी ज़रूरत भी नहीं है याद करने की। हमें केवल इम्पोर्टेंट ही आर्टिकल याद करने हैं। जैसे भाग 1 में 4 आर्टिकल आते हैं, तो इनमें से जो जर्नली पूछे जाते हैं वो 3 है, एक हमने छोड़ दिया। यहाँ देखोगे 5 से 11 में केवल हमने एक 7 लिया है, अनुच्छेद नंबर 7,
ठीक है, और 5 छोड़ दिया, 6 छोड़ दिया, 8 छोड़ दिया, 9, 10, 11 छोड़ दिया, यानी कि जो जो इंपॉर्टेंट है हमने केवल वो उठाए। तो देखो अनुच्छेद 1 यानी कि आर्टिकल 1 जो है, आर्टिकल 1 वो क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। इस बात को ध्यान से सुनना, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। ये ऐसा का ऐसा एज इट इज आएगा। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताओ भारत राज्यों का क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखना है भारत राज्यों का संघ है। संघ वर्ड याद कर लो, तो भारत राज्यों का संघ है। तो ये आर्टिकल नंबर 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। तो ये आर्टिकल नंबर 1 कहता है आपको। आर्टिकल नंबर 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। ये वाले जो 3 अक्षर है ना, ये याद कर लो भाई, राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। ये एज इट इज आपको याद रखना है कि राज्यों का संघ है, ठीक है। अब देखो आर्टिकल नंबर 2 में क्या कहता है कि आर्टिकल नंबर 2 में है नए राज्यों का प्रवेश। मैंने बताया दोस्तों इस भाग में केवल और केवल भारत और उसके राज्यों के बारे में बात होगी, ठीक है। आर्टिकल नंबर में 2 में क्या आएगा कि जो कोई भी नया राज्य बनेगा तो उसका जो प्रवेश होगा, उसकी जो स्थापना होगी, तो आप कह सकते हो कि नए राज्यों का प्रवेश या जो स्थापना होगी वो आर्टिकल नंबर 2 में आएगी। तो किसी भी नए राज्य का अगर हमने स्थापना करनी है तो वो कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार आएगा, आर्टिकल नंबर 2 या अनुच्छेद नंबर 2 के अनुसार होगा। तो कोई भी नए राज्य का प्रवेश करना हो या उसकी स्थापना करना हो तो वो आर्टिकल नंबर 2 में आएगा। पहला आर्टिकल क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। दूसरा, कोई भी नया राज्य बनेगा तो उसका जो स्थापना की जाएगी वो आर्टिकल नंबर 2 के हिसाब से की जाएगी। आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है, राज्यों के अक्षेत्रों, राज्य के जितने भी क्षेत्र होंगे आसपास, उनकी सीमाएं और नामों में परिवर्तन, यह आर्टिकल नंबर 3 में होगा। कोई भी राज्य है भाई, वो अपने किसी भी क्षेत्र का, गांव का, सीमा का वो नाम चेंज कर सकता है। तो भाई राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन, तो हम किसी भी राज्य का भी कई बार नाम बदल देते हैं, पुराने नाम थे अब नए नाम रखे गए हैं। तो दोस्तों आपने क्या याद रखना है, तो पहला तो क्या हो गया, भारत राज्यों का संघ है। दूसरा आर्टिकल क्या होगा, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना है। पहले भारत राज्यों का संघ है, दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, किसी भी राज्य की स्थापना करेंगे या प्रवेश करेंगे। तीसरे नंबर पर उस राज्य का क्षेत्र, सीमा और नामों में परिवर्तन। तो तीसरा परिवर्तन से याद करना है, दूसरा स्थापना, तीसरे में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन। तो ये इन चारों में से 1 से 4 आर्टिकल में से ये 3 ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है जो परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। आपको चौथा याद करने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, भाग नंबर 1 पढ़ लिया हमने, अब आता है भाग नंबर 2, ठीक है। भाग नंबर 2 जो कि 5 से 11 आर्टिकल इसके अंदर आते हैं। कितने आर्टिकल आते हैं, 5 से 11। 5 आर्टिकल 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो टोटल हो गए 7, यानी कि इसके अंदर 7 आर्टिकल आते हैं, ठीक है। और ये जो भाग 2 है वो किसके बारे में बताता है, नागरिकता के बारे में बताता है। आपसे एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ नागरिकता से संबंधित संविधान में कौन सा भाग है। तो आपको ध्यान रखना नागरिकता से संबंधित भाग कौन सा है, 2, ठीक है। नागरिकता से संबंधित कितने आर्टिकल आते हैं, 5 से 11, तो यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो अगर आर्टिकल पूछे तो 5 से 11 सारे जितने भी आर्टिकल होंगे वो नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप से रिलेटेड होंगे। और अगर भाग पूछे तो नागरिकता का जो भाग है वो भाग 2 है। कौन सा भाग है, भाग 2 है, ठीक है दोस्तों। अब देखो इन 5 से 11 में एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है अनुच्छेद नंबर 7 यानी कि आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने या आने वाले नागरिकों को नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी, ठीक है। तो भारत से पाकिस्तान अगर कोई गया है 1 मार्च 1947 से पहले या 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई, ठीक है, भारत से पाकिस्तान चला गया है, ठीक है, और 19 जुलाई 1947 भारत से पाकिस्तान चला गया है तो उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। ध्यान से सुनो, अगर कोई 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया है तो उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, ऐसा इसमें बोला गया था। फिर क्या कहा गया दोस्तों कि अगर कोई 19 जुलाई 1947 से पहले जो पाकिस्तान गया था अगर वो वापस आ जाता है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। तो मेरा कहने का अर्थ क्या है कि भाई भारत से पाकिस्तान अगर कोई जा रहा है, आ रहा है, तो भारत पाकिस्तान
से कोई यानी कि पाकिस्तान में जाए या पाकिस्तान में आए तो उससे रिलेटेड अगर कोई नागरिकता आएगी तो वो नागरिकता जो आपको आर्टिकल नंबर 7 में, तो आपको याद रखना भाई पाकिस्तान से आने जाने वाले की नागरिकता जो वो आर्टिकल नंबर 7 में आएगी। मैं फिर से बता देता हूँ दोस्तों, आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है, 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, 2 क्या होगा, नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश 2 में आ जाएगा। 3 क्या कहता है, 3 कहता है कि भाई कोई भी राज्य है उसकी क्षेत्र सीमा और नामों में जो परिवर्तन होगा वो आर्टिकल नंबर 3 के हिसाब से होगा। फिर चौथा हमने पढ़ना नहीं है। फिर आ जाता है हमारा भाग 2। भाग 2 जो 5 से 11 आर्टिकल इसके अंदर आते हैं जो नागरिकता के बारे में बताता है, उसमें केवल आर्टिकल नंबर 7 इम्पोर्टेंट है जो पाकिस्तान से आने या जाने वाले नागरिकों को नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से आते हैं दोस्तों। आप देखेंगे भाग नंबर जो 3 है उसमें आर्टिकल आते हैं 12 से 35, 12 से लेकर 12, 13, 14 इस प्रकार से लेकर और 35 आर्टिकल तक जो आते हैं वो भाग नंबर 3 के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, भाग नंबर 3 के अंदर। तो दोस्तों और इसमें जो है वो मौलिक अधिकार, ठीक है, सारे के सारे यानी कि 12 से लेकर जो 35 तक हैं वो मौलिक अधिकार हमारे बताए गए हैं, तो वो आर्टिकलों के अंदर बटे हुए हैं। दोस्तों आपको पता है ना नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है, ब्रिटिश के संविधान से, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से, ये आपको पता है क्योंकि ये हम वीडियो कर चुके हैं। दोस्तों अब आप देखोगे कि 12 से 35 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सारे तो पढ़ने नहीं है, इंपॉर्टेंट ही पढ़ने हैं। अब देखेंगे हम 12 नहीं पढ़ना, हमें 13 नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है सीधा 14। ठीक है, तो ये क्या कहता है 14 कि भाई आर्टिकल 14 के हिसाब से कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर क्यों ना हो और चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी अमीर हो कितना ही गरीब हो, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे। तो ये आर्टिकल नंबर 14 कहता है, तो आपको इसको याद रखना। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है कि भाई धर्म, जाति व लिंग पर, यानी कि कोई भी व्यक्ति धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या लिंग, भाई कोई मतलब ऐसा नहीं है कि पुरुष या महिला, इसके ऊपर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। तो धर्म, जाति व लिंग पर भेदभाव का निषेध, निषेध का मतलब मनाही है कि भाई संविधान ऐसी कोई परमिशन नहीं देता है कि आप जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर या फिर भाई धर्म के नाम पर आप किसी के साथ भेदभाव करें। तो ऐसा संविधान के अंदर कुछ नहीं है। इसमें सभी जाति, सभी धर्म और सभी जो लिंग हैं, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है, उसमें सभी समान है। तो ये हो गया 15। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि हर एक व्यक्ति चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, उसको देश की सेवा करने के लिए या किसी भी पद के लिए समान अवसर मिलेंगे। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता, अवसर, अवसर से समझो आप, मतलब भाई मुझे भी समान अवसर मिलेगा किसी चीज़ के लिए और आपको भी समान। भारत के हर एक नागरिक को समान अवसर मिलेगा हर एक चीज़ के लिए। ठीक है, जो भी चीज़ संवैधानिक रूप से उचित है उसके लिए हर व्यक्ति को समान अवसर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे अवसर ज़्यादा दे दिए गए या भाई किसी और को ज़्यादा अवसर दे दिए गए या उसको मुझसे कम दे दिए गए। तो ऐसा नहीं है कि भाई संविधान क्या कहता है कि उसके लिए तो हर व्यक्ति समान है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता मिलेगी। ठीक है भाई, आप लोक निर्माण में या राष्ट्र के निर्माण के लिए आपको प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर दिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना। 16 में, 17 में आ जाओ दोस्तों। 17 में क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत होगा। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। ठीक है, आप समझते हो ना कि भाई संविधान ने कहा है कि भाई कोई भी व्यक्ति चाहे वो अमीर है गरीब है, ऐसा नहीं माने कि भाई किसी को अछूत मान रहा है और उसका मतलब उसको छूने से, जैसे कुछ मानते हैं ना भाई, पहले बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हमारे समाज में बुराइयाँ थी कि भाई छुआछूत मतलब किसी ने अगर कोई गरीब है या भाई निचली जाति का है तो वो छू देता है तो उसको हम अशुभ मानते थे। ठीक है, उसका तिरस्कार करते थे। तो इस तरह से अस्पृश्यता का अंत, संविधान कहता है कि भाई छुआछूत हमारे समाज से बिल्कुल मिटना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई गरीब है उसने हाथ लगा दिया तो आपका मतलब बुरा हो जाएगा या फिर आप गंदे हो जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अस्पृश्यता का अंत का मतलब, अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत। ठीक है, तुम्हारा संविधान कहता है कि भाई छुआछूत का अंत करो समाज से। ठीक है,
तो ये है। आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है दोस्तों, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत यानी कि कोई भी भारत का नागरिक होकर किसी अन्य राज्य से, अन्य देश से कोई भी उपाधि वगैरह नहीं लेगा बिना, जब तक राष्ट्रपति उसको कोई भी परमिशन ना दे। तो उपाधियों का अंत। देखो दोस्तों, आपको याद रखना है, अब मैं इसको एक बार से रिवाइज करवा देता हूँ। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या है, समान। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है दोस्तों कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता दी जाएगी, यानी कि लोक नियोजन में अवसर की समानता दी जाएगी। 17 क्या कहता है, 17 यानी कि खतरा, छुआछूत से हमें कोई खतरा नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है 17 यानी खतरा, और हमें छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता का अंत करना है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अस्पृश्यता का अंत जो आ जाएगा, या छुआछूत भी आ सकता है, अस्पृश्यता का अंत जो आ जाएगा 17 में आ जाएगा। 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। भाई कोई भी भारत का नागरिक हो, वो अन्य राज्य या देश से कोई भी उपाधि बिना किसी परमिशन के, राष्ट्रपति की परमिशन के बिना नहीं लेगा। तो ये आर्टिकल नंबर, ठीक है, 18। तो आपको ये ध्यान रखना। आगे आ जाओ दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 21। 19, 20, 21 ये इम्पोर्टेंट तो हैं दोस्तों, 19 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो अभी हमें यहाँ पढ़ना नहीं, क्योंकि उसके बहुत सारे पार्ट हैं, ठीक है। तो वो भी हमारी आज़ादी से, स्वतंत्रता से रिलेटेड है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे साथ। अनुच्छेद 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्राण, अपने प्राणों की रक्षा करना और अपनी दैहिक यानी कि अपने शरीर की रक्षा करने की पूरी स्वतंत्रता है। आपको बताया था ना, इमरजेंसी में भी आर्टिकल 20 और 21 बना रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, किसी भी कंडीशन में जैसे हम अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, हमें पूरी स्वतंत्रता है कि हम अपने प्राणों की, अपनी देही यानी कि शरीर की, हमें अपनी रक्षा करने की स्वतंत्रता हमें मिली है। तो ये 21 में है, ये ध्यान रखना। देखो दोस्तों, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको साथ में। आर्टिकल 21 तो कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपको दी गई है संविधान के द्वारा, आप अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। अगर किसी सिचुएशन में भाई आपको कोई मारना चाहता है और आप अपने आप को बचाने के लिए, कई बार मान लो भाई मैं अपने आप की रक्षा करने के लिए मेरे पास में पिस्टल है जो मैंने लाइसेंस की ली है, तो कोई मुझ पर प्रहार करा तो मैं अपनी सेल्फ डिफेंस में क्या है, मैं गोली चला सकता हूँ। तो ये चीज़ मुझे स्वतंत्रता मिली हुई, लेकिन उसके लिए लाइसेंस वगैरह, या मैं अपनी प्राणों की रक्षा करने के लिए, अपनी दैहिक स्वतंत्रता के लिए कानून का सहारा ले सकता हूँ किसी भी चीज़ के लिए। कोई मुझे मारना चाहता है या भाई मेरे मतलब कोई भी मुझे हानि पहुँचाना चाहता है तो मैं कानून की सहायता ले सकता हूँ, ये मुझे स्वतंत्रता दी गई। आगे देखो दोस्तों, अनुच्छेद 21A। अब देखो इस तरह से ना, मैंने बताया था वैसे तो टोटल अनुच्छेद 395 है, लेकिन अब देखो एक 21 है, एक 21A है। इस प्रकार से करके 470, 475 के आसपास हमारे आर्टिकल हो जाते हैं। वैसे तो मूल रूप से 395 ही है। अब देखो ये 21 है, ये 21A है, माना तो एक ही जाएगा, लेकिन ये इसका पार्ट हो गया। अब देखो दोस्तों, ये बहुत पूछा जाता है। अनुच्छेद 21A, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, क्या आपको पता है राइट टू एजुकेशन संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में आया था, 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में आया था, उसके हिसाब से हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया जिसके तहत जिन बच्चों की उम्र 6 से 14 वर्ष है उनको क्या है, अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देनी है, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार, या आप इसको बोलो राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन बोलो या शिक्षा का अधिकार बोलो, ठीक है दोस्तों। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ शिक्षा का अधिकार वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो 21A में आता है, 21 में नहीं आता, गलती मत करना। इस तरह के क्वेश्चन कंफ्यूज करके पूछे जाते हैं आपसे। जिस बच्चे ने ध्यान से नहीं पढ़ा ना 21 और 21A को, वो गलत करेगा। तो राइट टू एजुकेशन जो आएगा, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना वो 21A के अंतर्गत आएगा, और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो आएगी वो आपकी आएगी 21 में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे देखो, बालाश्रम निषेध, यानी कि बलपूर्वक कोई भी मजदूरी नहीं करवाएगा किसी से। संविधान ऐसा नहीं है कि भाई मैं किसी भी व्यक्ति को पकड़ के उससे बलपूर्वक क्या करवा रहा हूँ, मजदूरी या श्रम करवा रहा हूँ। तो दोस्तों ये संविधान क्या करता है, इसके खिलाफ जो है कानून बनाया हुआ है। तो ये आर्टिकल 23 में आएगा दोस्तों, बालाश्रम निषेध।
यानी कि बलपूर्वक किसी से मजदूरी करवाना, श्रम करवाना, किसी बच्चे से करवाना या किसी व्यक्ति से करवाना, वो कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। तो आर्टिकल नंबर 23 ये कहता है दोस्तों। आगे देखेंगे आर्टिकल नंबर 24, बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ वाला, और एक हमने बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने जितने मतलब ज़्यादातर पूछे जाते हैं ये। आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है, बालकों के एम्प्लॉयमेंट का निषेध है। यानी कि जिन बच्चों की उम्र 6 से 14 वर्ष है, यानी कि 14 वर्ष, 6 से 14 क्या, जिन बच्चों की उम्र 14 वर्ष से कम है, ठीक है, या 14 वर्ष है, उनको किसी भी जानलेवा जगह पे कार्य करवाना, जैसे फैक्ट्री वगैरह या कहीं भी कांच की जो फैक्ट्री हैं, या कहीं ऐसी जगह जहाँ बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, ऐसी जगह पे काम करवाना, कारखानों में काम करवाना, फैक्ट्रियों में काम करवाना, चाय के ढाबे वगैरह ऐसी जगह पे भी काम करवाना गैर कानूनी माना जाता है, और इसके लिए सज़ा का प्रावधान है। यानी कि किसी भी बच्चे को एम्प्लॉयमेंट का निषेध है, यानी कि आप 14 वर्ष से कम बच्चे को आप किसी भी कारखाने पर या जानलेवा जगह पर कार्य नहीं करवाओगे, वैसे भी कार्य नहीं करवाना, चाहे जानलेवा हो चाहे ना हो, ठीक है। और जानलेवा है तो वहाँ तो बिल्कुल आपके जो, अगर आपने ऐसा किसी जानलेवा जगह पर किसी बच्चे को आपने मजदूरी करवाई है या एम्प्लॉयमेंट दिया है या कार्य करवा रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी। तो ध्यान रखना बच्चे, 24 जो आर्टिकल है वो बालकों के एम्प्लॉयमेंट का निषेध का। 25 जो कहता है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को चुनने का अधिकार है, ये 25 में आता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कोई भी व्यक्ति किसी भी भगवान को मान सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, ये हमारे संविधान में दिया गया है, ये हमें स्वतंत्रता, ये अधिकार दिया गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में आएगा, आर्टिकल नंबर 25 में आएगा। अल्पसंख्यकों हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक मतलब ऐसे व्यक्ति, ऐसा समूह जिनकी संख्या बहुत कम है, अल्प का मतलब कम, जिनको माइनॉरिटी भी बोलते हैं। माइनॉरिटी तो यानी कि कोई भी ऐसा संगठन हो, कोई भी ऐसा समूह हो, कोई भी ऐसे व्यक्ति हो जिनकी संख्या कम है, तो उनका संरक्षण करना जरूरी है। तो अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, उनके हितों का संरक्षण करना जरूरी है। तो ये आर्टिकल नंबर 29 में आएगा, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, बहुत बार, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। और क्योंकि देखो हमारा जो संविधान बनाया था, उनको बनाने का श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कौन से आर्टिकल को कहा, 32 को, संविधान की आत्मा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ किस आर्टिकल को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, तो वो है आर्टिकल नंबर 32। प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 32 का मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्यारे दोस्तों मेरे हिसाब से आपको भाग 3 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आ गया होगा, मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। आर्टिकल नंबर 14 जो कहता है कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। 16 है भाई लोक नियोजन में अवसर की समानता मिलेगी। 17 में अस्पृश्यता का अंत होगा। 18 में उपाधियों का अंत होगा, ठीक है। अब आ जाओ 21 पे। 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपको मिलेगी। 21A में राइट टू एजुकेशन है, जो कि 86वां संविधान संशोधन जो आया था उसके तहत, जो कि 2002 में आया था, उसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। प्यारे दोस्तों उसके बाद आता है आपका 23वां बालात श्रम निषेध है, यानी कि बलपूर्वक किसी से हम कार्य नहीं करवाएंगे, मजदूरी नहीं करवाएंगे। 24 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बच्चों के जो एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी जानलेवा जगह, कारखाने, फैक्ट्री वगैरह में कार्य करवाना गैर कानूनी है और उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। 25 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने का अधिकार होगा, भगवान चुनने का अधिकार होगा। फिर आता है 29 अल्पसंख्यकों, यानी कि जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, उनके हितों का संरक्षण जो आएगा वो आएगा हमारा आर्टिकल 29 में। आर्टिकल नंबर 32 जो है, जो कि इम्पोर्टेंट है, ये आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आता है आर्टिकल नंबर 32 में आता है दोस्तों। और ये जो आएगा, जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, इसको इसलिए याद रखना क्योंकि पूछा जाता है ये दोस्तों। तो दोस्तों मैंने 19 में आपको रिवाइज करवा दिया। उसके बाद हम देखते हैं भाग नंबर 4, क्योंकि 3 तो हमने पढ़ लिया, उसके बाद आता है भाग नंबर 4।
और इसमें जो आर्टिकल आते हैं दोस्तों वो 36 से 51 तक आते हैं। वही हमने देखा है कि हमने 35 तक तो पढ़ लिए, उसके बाद 36 से लेकर 51 तक आएंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों ये कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। प्यारे दोस्तों इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है 36 से लेकर 51 तक। 36 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 37, 38। अब आता पहले 40, ग्राम पंचायत का संगठन। ग्राम पंचायत का संगठन जो कि दोस्तों आर्टिकल नंबर 40 में आता है। कौन से में आता है? आर्टिकल नंबर 40 में। बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आर्टिकल नंबर 40 क्या कहता है कि भाई ग्राम पंचायतों का संगठन करना है, ग्राम पंचायतों का संगठन करना है। तो ग्राम पंचायत का जो संगठन है वो आर्टिकल नंबर 40 में आता है। इसे गांधीवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसे गांधीवादी सिद्धांत, क्योंकि गांधी भाई जो हमारे गांधी थे उनका सिद्धांत भी यही था कि भाई ग्राम पंचायतों का संगठन वगैरह किया जाए, ठीक है, ग्राम पंचायत के हिसाब से भी संगठन हो। तो अनुच्छेद 40 इस तरह से आप याद कर लेना इसको। ग्राम पंचायतों का संगठन जिसे गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है, वो आर्टिकल नंबर 40 के तहत आएगा। अब दोस्तों आपको याद करना है 48, और 48 है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। कृषि एवं पशुपालन का संगठन, तो कृषि एवं पशुपालन का संगठन जो आएगा वो आएगा 48 में आएगा। किस में आएगा? 48 में आएगा दोस्तों। तो कृषि एवं पशुपालन का जो संगठन आएगा वो किस में आएगा? 48 में आएगा। तो कृषि एवं पशुपालन का संगठन किस में आएगा? 48 में आएगा। अब देखो एक 48 है, एक 48A है, ठीक है। ये 48A बहुत पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर 21A बहुत पूछा जाता है, वैसे ही 48A बहुत पूछा जाता है। पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा, कि भाई हमें ना हमारे संविधान ने हमें ऐसे अधिकार दिए हैं, ऐसी चीज़ें हमें बताई हैं कि भाई हमारा जो पर्यावरण है उसकी रक्षा करना हमारा प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, और हमारे पर्यावरण में जितने भी जीव जंतु हैं उनकी भी रक्षा करना, उनका भी संरक्षण करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो दोस्तों ये जो आएगा अनुच्छेद 48A में आएगा। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 48A में क्या आता है? पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा। तो आपको दोस्तों ये याद रखना, ठीक है। अनुच्छेद 51 क्या आता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखना है और सुरक्षा का ख्याल रखना। तो 51 में आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। तो दोस्तों हमने ये याद करें कि भाई भाग नंबर जो 4 है उसमें आर्टिकल आते 36 से 51 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं। सबसे पहला आता है इसमें आर्टिकल नंबर 40, ठीक है। आर्टिकल नंबर 40 क्या कहता है कि ग्राम पंचायत का संगठन होगा जिसे गांधीवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि किस आर्टिकल को गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है, तो आर्टिकल नंबर 40 को कहा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। फिर उसके बाद आता है 48, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। कृषि एवं पशुपालन का जो संगठन आएगा वो 48 में आएगा, आर्टिकल नंबर 48। आर्टिकल नंबर 48A क्या कहता है? 48A में कहा गया दोस्तों पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों का रक्षण। तो पर्यावरण की रक्षा करनी और वन्य जीवों की भी हमें क्या करनी है? रक्षा करनी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत बार पूछा जाता है 51वां, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें सुरक्षा और शांति बनाए रखनी है दोस्तों। अब भाग नंबर ये 4 था, ये 4A है, ठीक है, भाग 4A। तो जिन बच्चों को, जिन दोस्तों को ये कन्फ्यूजन है ना कि टोटल भाग 22 है या 25 सोचते हैं, वो भाग तो 22 ही हैं, कुछ लोग 25 सोचते हैं दोस्तों, तो वो इस प्रकार से बने हुए हैं। देखो यहाँ पर 4A आ गया, 4 भी था फिर 4A हो गया, तो इस तरह से 25 माने जाते हैं। आप देखोगे ना कहीं पे गूगल पे सर्च करके, वो हो सकता है आपको 25 दिखाई दे, 25 नहीं है दोस्तों, वैसे तो 22 ही है, लेकिन इनके पार्ट बन के ऐसे करके कितने हो गए? टोटल 25 हो गए। तो भाग 4A में देखो 51 तक आ लिए थे, 51A आता है। क्या आता है इसमें? 51A। ए की जगह कै भी मिल सकता है, देखो ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ये 51 कै। तो आपको ध्यान रखना है कै लिखे या फिर ए लिखे, एक ही बात है, ठीक है, या ऐसे भी लिख दे तो भी एक ही बात है, ठीक है, 51A। तो दोस्तों भाग 4A में 51A आता है, आर्टिकल 51A आता है, जिसमें हमारे मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। हमारे संविधान के अंदर हमें 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं,
हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो हमें 11 हैं, वो हम अलग से इसकी भी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। जो फंडामेंटल राइट जो टोटल होते हैं वो 6 होते हैं दोस्तों। पहले ये 7 थे, फिर संपत्ति का अधिकार जो है वो हटा दिया गया। ठीक है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। और मौलिक करते हुए हमारे टोटल कितनी है, संख्या 11 है। पहले ये मौलिक अधिकार कितने होते थे, 7 होते थे, अब 6, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार ना होकर कानून अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, और उसको 300A आर्टिकल में रख दिया गया। मौलिक कर्तव्य कितने, टोटल 11 हैं, तो आपको ये ध्यान रखना दोस्तों। और 51A आता, भाग 4A में 51A आता है। तो मौलिक कर्तव्य अगर आपसे पूछा जाए कि किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, तो 51A के अंतर्गत आते हैं। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, टोटल 11 है। अलग से इसकी वीडियो बनेगी, हम एक एक चीज़ को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, भाग 4A में आता है। तो मौलिक कर्तव्य किस भाग में आते हैं, भाग 4 में नहीं, भाग 4A में आते हैं। कभी मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 में लिख दो, भाग 4 में तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, ध्यान रखना। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य आते हैं। तो दोस्तों ये था इसका फर्स्ट पार्ट। आगे हम देखेंगे भाग नंबर 5 में, और इसी प्रकार से हम इसकी लगातार वीडियो घेरेंगे दोस्तों। और आपकी जो इसमें भाग मतलब 2-3 पार्ट में इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। मुझे क्या करना है दोस्तों, हो सकता है कुछ बच्चों को एक बार वीडियो देखने से समझ में ना आए दोस्तों। मैं आपका ये जो सब्जेक्ट है ना इतना अच्छा बना दूंगा कि आप हर टॉपिक को देखोगे एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। आप जब इसको पढ़ोगे, मैं फिर से इनको करवाऊंगा, आपको दोबारा अच्छे से समझ में आएंगे। जब इनका अकेले में, जैसे मौलिक अधिकार का एक अलग से टॉपिक आएगा, पूरा टॉपिक, उसमें पूरे मौलिक अधिकार हम अच्छे से पढ़ेंगे। क्या मौलिक अधिकार है, कहाँ से लिए गए हैं, कौन कौन से वो 6 मौलिक अधिकार होते हैं। ठीक है, उनके अंदर ये कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे दोस्तों। अभी आपको ये याद करने, क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ज़्यादा लंबी वीडियो मुझे नहीं करनी है, मुझे इसके 2-3 पार्ट बनाने हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और आपको सारी वीडियो देखनी है दोस्तों। और अगर आपको अच्छा कंटेंट लग रहा है और आपको लग रहा है कि दोस्तों आपको कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिल रही हैं जो काम की हैं, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। और दोस्तों इसी के साथ हम आपसे हाथ जोड़ के दोस्तों अब विदा लेते हैं। इसी के साथ जय हिंद।